गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है। आज हम टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर जो बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज विल बी सेट अप? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड। नागालैंड राज्य के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह वर्ष 1963 में भारत का 16वां स्टेट बना था। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया कि नागालैंड राज्य बनने के 60 साल पश्चात नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम रखा गया है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। हालांकि भारत का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो वो पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था और उसका नाम था जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह उसका नाम रखा गया था। अगर विशेषता की बात की जाए तो नागालैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए हिस्टोरिकल डे होगा। हालांकि मेडिकल कॉलेज का शैक्षणिक जो सत्र रहेगा वो 2023 और 24 के बीच में रहेगा और इसमें 100 MBBS छात्रों के साथ इसको कॉलेज को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 100 छात्रों में से 85 नागालैंड के होंगे और शेष जो 15 विद्यार्थी होंगे वो अन्य राज्यों से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज सेट ए टारगेट ऑफ यूजिंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। रिसेंटली क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति जो पॉलिसी है 2022 वो लागू की गई है। हालांकि इसे अधिसूचित किया गया था 14 अक्टूबर 2022 को यूपी गवर्नमेंट द्वारा, और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। अगर चर्चा की बात करें तो यह नीति यूपी सरकार ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से 100% इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है इस पॉलिसी के तहत। यदि इस पॉलिसी की विशेषता की बात करें तो इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 3 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रावधान दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट 5 साल के लिए मान्य होगी। यदि उत्तर प्रदेश से निर्मित हम कोई व्हीकल खरीदते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उस पर 5 ईयर का हमें छूट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य सरकार ने वाहनों की खरीद पर ऊपरी अधिकतम व्यय सीमा में भी ढील दी है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने बिना टेंडर के नामांकन नॉमिनेशन के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की अनुमति दी है। यूपी सरकार द्वारा यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि यह जो गणना की जाएगी वो 3 साल की गणना जो 14 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। ये जो छूट जो दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो छूट दी जाएगी वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट से अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार की नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी की भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार की किस महिला ट्रांसजेंडर को चुनावी भूमिका के लिए आइकन ऑफ द स्टेट नामित किया गया है? रिसेंटली विच ट्रांसजेंडर वुमन फ्रॉम बिहार हैज बीन नॉमिनेटेड आइकन ऑफ द स्टेट फॉर हर इलेक्टरल रोल? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि मोनिका दास। मोनिका दास के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला यह है कि मोनिका दास बिहार की एक महिला ट्रांसजेंडर है और ये चर्चा में इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें मंगलामुखी समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा मोनिका दास को चुनावी भूमिका के लिए आइकन ऑफ द स्टेट नामित किया गया है। यदि इनकी
विषय में बात करें, इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मोनिका दास 30 साल की उम्र में देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 4% रिजर्वेशन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। यदि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को इंग्लिश में रिजर्वेशन कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो ये एक सकारात्मक कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति विशेष संस्था को बिना किसी भेदभाव के समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। भारत में भारत की जनता द्वारा स्थापित सर्वोच्च शक्ति संविधान है। यहाँ संविधान संघ एवं राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थापित निकाय को ये अधिकार देता है कि कुछ खास वर्ग या समुदाय के लोगों के लिए प्रवेश, अनुमति, प्रोन्नति में संसद एवं विधानमंडल आदि में आरक्षित सीट का निर्धारण कर सकता है। यदि बात करें रिजर्वेशन चर्चा में क्यों आया महाराष्ट्र के राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में रिसेंटली ये हुआ कि 4% रिजर्वेशन दिया गया है जो हैंडीकैप्ड कर्मचारी हैं उनके लिए। इसका उद्देश्य जो विकलांग कर्मचारियों के विकास को मुख्य धारा से जोड़ना है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यदि बात करें महाराष्ट्र स्टेट की, तो महाराष्ट्र स्टेट ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है जो दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। यदि यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए भारत से मदद मांगी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सॉट इंडियाज हेल्प टू इम्यूलेट द जन औषधि केंद्र मॉडल? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि नाइजीरिया। तो इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से चिन्हित किया गया था यानी कि स्टार्ट किया गया था। यदि इसके नाम के परिवर्तन में बात करें तो 2015-16 में इसके नाम में परिवर्तन कर इसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया था। अगर इसकी नोडल एजेंसी की बात करें तो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करती है। हालांकि इसके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम है। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्रदान करना है। इन जन औषधि केंद्रों को गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाइयों के समतुल्य जेनेरिक दवाइयों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराना है। यदि इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। जन औषधि के संबंध में भारत में एक दिवस मनाया जाता है जो प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। यदि इनके जो कार्यकर्ता हैं जन औषधि जो केंद्र हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से जाना जाता है जो मरीजों और बुजुर्गों को दरवाजे पर आवश्यक सेवाएं और दवाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें पहला जन औषधि केंद्र की तो वर्ष 2008 में अमृतसर पंजाब में खोला गया था और ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसने जन औषधि केंद्र मॉडल को अनुकरण करने के लिए भारत से मदद मांगी। यह एक अच्छी बात भी है भारत के लिए। अगर रीजन की बात करें ऐसा क्यों किया गया है तो नाइजीरिया स्वास्थ्य संकेतों के मामले में अफ्रीका में सबसे खराब देशों में से एक है। उसने जन औषधि केंद्रों के सामान स्टोर स्थापित करने के लिए भारत से एक मदद मांगी। यदि बात करें नाइजीरिया कंट्री की तो नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। अगर इसकी सीमाएं की बात करें तो पूर्व में चाड, पश्चिम में बेनिन और उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती है। तो नाइजीरिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो अम्बुजा इसकी कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करें तो नायरा इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका और भारत के विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी का विस्तार करने हेतु गठित एक टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? Recently, who has named in a task force for setup to expand partnerships between universities in the US and India? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि बेंदापुरी केंटकी। यदि बात करें यूएस इंडिया टास्क फोर्स की तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो टास्क फोर्स बनाई जाती हैं उनका जो मेन रीज़न ये होता है कि भारत और अमेरिका के बीच किसी विशेष क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए इन फोर्सों का गठन किया जाता है। यदि चर्चा की बात करें तो हाल ही में अमेरिका और भारत के विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी का विस्तार करने हेतु गठित टास्क फोर्स में नील बेंदापुरी को नामित किया गया है। हालांकि बेंदापुरी केंटकी में
लुइसविले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली वो पहली महिला है। अगर हिस्से की बात करें तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बायोमेट्रिक हैंडगन विकसित की? रिसेंटली विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बायोमेट्रिक हैंडगन? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। यदि बात करें बायोफायर की, बायोफायर एक कंपनी है जो हथियार निर्माण कंपनी है, यानी कि जो वेपन्स होते हैं उनको बनाने का कार्य करती है। यदि इसके संस्थापक की बात करें तो काई कोलियर फर यह इसके संस्थापक है। ये चर्चा में इसलिए आई कंपनी, हाल ही में अमेरिका के ब्रूमफील्ड स्थित कंपनी बायोफायर ने दुनिया की पहली स्मार्ट गन को लॉन्च किया है। यदि हम स्मार्ट गन की बात करें तो स्मार्ट गन की जो विशेषता है वो इस प्रकार है, इसकी जो फायर मैकेनिज्म है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि केवल अधिकृत व्यक्ति यानी कि पंजीकृत व्यक्ति अर्थात ऑथराइज्ड पर्सन ही इस बंदूक से फायर कर सकता है, क्योंकि इसमें फायरिंग के दौरान फिंगरप्रिंट और फेस लैक जैसे बायोमेट्रिक फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो एक्सीडेंटल फायरिंग को रोकना है, यानी कि जो सुसाइड्स केस जो होते हैं उनमें जो एक्सीडेंटल फायरिंग होती है यानी अचानक जो फायरिंग होती है उसको रोकना है, आकस्मिक गोलाबारी के कारण बच्चों की मृत्यु को कम करना है और आत्महत्या की दर यानी कि जो सुसाइड रेट जो है उसको कम करना है। हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को किस भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया है? रिसेंटली विच इंडियन प्लेबैक सिंगर हैज पास्ड अवे ऑन 20 अप्रैल 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि पामेला चोपड़ा। पामेला चोपड़ा के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वे प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका है यानी कि फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर है, और दूसरा ये निर्देशक भी नहीं है, और तीसरा पॉइंट ये है कि यश चोपड़ा की ये पत्नी है। हाल ही में चर्चा में इसलिए आई कि 20 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया है। अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने कभी कभी जो मूवी है 1976 में सॉन्ग दिए हैं। दूसरा जो मूवी है मुझसे दोस्ती करोगे 2002 में इन्होंने अपने गाने। यदि बात करें 1993 की फिल्म आईना को इन्होंने निर्माण किया था। 1997 की जो फिल्म दिल तो पागल है की पटकथा का सह लेखन भी इन्होंने किया है। हाल में कहाँ भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बीन हेल्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है नई दिल्ली। अगर बात करें वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन हुआ है, जो समिट हुआ है 2023 का, इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है एयरफोर्स के द्वारा, और रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए रहा कि 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसमें भाग लिया था भारतीय वायुसेना के जो कमांडर्स ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और उसका विश्लेषण करना इसका उद्देश्य रहा है। अगर इसकी थीम की बात करें तो 2023 की जो थीम रही है उसका बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य पंचायत को अपने त्योहार मनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा? रिसेंटली विच स्टेट पंचायत विल बी प्रोवाइडिंग ग्रांट टू सेलिब्रेट इट्स फेस्टिवल? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ ने 6000 से अधिक पंचायतों को छत्तीसगढ़ी त्योहार मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक त्योहार में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, के साथ साथ जो इनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था है यानी कि लोकल जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करना है। और सरकार के अन्य प्रयास की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अप्रैल 2023 को राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पूर्व सम्मान निधि योजना को अभी शुभ आरंभ किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।